गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब गोड्डा में। तो जैसा कि हमने देखा था लास्ट क्लास में लिविंग वर्ल्ड समाप्त हो गया था, सारा चैप्टर खत्म हो गया था। एनसीईआरटी भी डिस्कशन कर लिया था हमने और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी देख लिए थे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी देख लिए थे, नीट और एम्स भी देख लिए थे। क्लियर है? तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग चैप्टर 2 यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी हिंदी में जिसे कहा जाए तो जैविक वर्गीकरण। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके लिखाऊंगा क्योंकि अब आप हिंदी मीडियम से आप मूव किए इंटर में, यदि आप यहाँ भी हिंदी में ही पढ़िएगा तो बहुत सारे वर्ड यहाँ पे ऐसे मिलेंगे हिंदी में जिसका कि इंग्लिश में उसको याद रखना बेटर होगा। और ये आदतें आपका आ गया तो आप भविष्य में आपको आसानी होगी। देखिए पहला टॉपिक है इसमें सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण प्रणालियां। जो पुराने जमाने के जो टैक्सोनॉमिस्ट थे सबका सोच एक जैसा नहीं होता है, तो टैक्सोनॉमिस्ट की सोच भी एक जैसी नहीं थी, वाजिब सी बात है। तो सभी टैक्सोनॉमिस्ट अलग अलग जो थे वो जीवों को अपने अपने तरीके से वर्गीकृत कर रहे थे। तो उन्हीं सिस्टम्स यानी उन्हीं प्रणालियों के बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पद्धतियां इस प्रकार हैं, मतलब कुछ सिस्टम्स यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा हूं जो कि आपके किताब में है। क्लियर है? मैं जो भी बताऊंगा मेरा नोट्स आपको लगेगा कि लेंदी लग रहा है, मतलब कुछ ज्यादा ही भरा भरा लग रहा है, लेकिन आप मेरा नोट कीजिएगा, पॉइंट को देखिएगा, हर पॉइंट से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठेगा। तो इसलिए आप मेरे नोट्स को ये मत सोचिएगा कि मेरा बस कॉपी भरवा दे रहा है, आपका वहां पे हर पॉइंट जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएगा। इसलिए आप पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान दीजिए और ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन या कृत्रिम वर्गीकरण। हिंदी में आपको बाद में लिखवा दूंगा। दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन, तीसरा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, चौथा है फेनेटिक क्लासिफिकेशन। फिर फेनेटिक क्लासिफिकेशन जो कि 4 टैक्सोनॉमी पे आधारित होगा, उसमें से पहला है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, दूसरा है साइटो टैक्सोनॉमी, तीसरा है कीमो टैक्सोनॉमी, चौथा है क्लेडिस्टिक टैक्सोनॉमी। ये बताने से मेरा मतलब ये है कि यदि अब मैं आपको डायरेक्ट मैं यहाँ से शुरू करता तो बीच में जाते थे आपको ये लगता है पता नहीं पढ़ क्या रहे हैं, तो आपको मैं शुरू में ही एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि मैं अब किस वैसे मतलब किस रास्ते से गुजरूंगा। क्लियर है? तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो हम लोग पहला देखते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन या कृत्रिम वर्गीकरण। तो इसमें देखते हैं पहला पॉइंट, यह वर्गीकरण आसानी से अवलोकन योग्य लक्षणों जैसे व्यवहार, रंग, संख्या तथा आकार की जैसे लक्षणों पर आधारित है। मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो लक्षण आसानी से दिखते थे सिर्फ वैसे लक्षणों का इसमें यूज होता था। मतलब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है, जो आसानी से अवलोकन योग्य लक्षणों को जिसमें लिया जाए जैसे कि व्यवहार, रंग, आकार, संख्या और आकार की जैसे लक्षणों को लिया जाए उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। क्लियर है? इसमें जीवों के शारीरिक यानी कि एनाटॉमिक की मतलब एनाटॉमिक्स जो होता है या इवोल्यूशन रिलेशनशिप मतलब विकासीय संबंध, इसमें जीवों के शारीरिक तथा विकासीय संबंधों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, मतलब इन लोगों का उपेक्षा कर दिया जाता है। इसमें बस और बस जो आसानी से बस हमको दिखे जैसा दिख रहा है बस उसी को हम आधार मान के कृत्रिम वर्गीकरण कर देते हैं। पॉइंट नंबर 3, अरस्तु ने जीवों को उनके आवास के आधार पर वर्गीकृत किया। मतलब अरस्तु ने जीवों को उनके रहने के स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया, मतलब क्लासिफाइड किया। तो पहला है इसमें एक्वाटिक यानी कि जलीय, वैसे जीव जो जल में रहेंगे, स्थलीय जीव या टेरेस्ट्रियल, इसमें क्या हो जो जीव स्थल में पाए जाते हैं। तो वर्गीकृत जो किया इसमें किसी आधार पे, अरस्तु ने जो वर्गीकरण किया जीव का शुरू में किसके आधार पे किया, उसके आवास के आधार पे। मैं आपको बोल रहा मेरा हर एक पॉइंट उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा। पहला पॉइंट देखो इसमें क्या ऑब्जेक्टिव निकलेगा, आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे लक्षणों पर आधारित है, कैसे लक्षणों पे है, अवलोकन योग्य लक्षणों पे है, मतलब बाहर से दिखाए जाए। दूसरा पॉइंट देखो बोलता है इसमें शारीरिक और विकास संबंधों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अरस्तु का पहला वर्गीकरण क्या था, उन्होंने जीवों को कैसे वर्गीकृत किया था, ये भी हो सकता है। तो इसने आवास के आधार पर बांटा था जलीय और स्थलीय। लेकिन हमको पता है कि कमल और मछली में बहुत फर्क है, मतलब इनमें कोई समानता नहीं। कमल मेरा क्या एक पौधा है तो ये, मछली मेरा क्या एक एनिमल है।
क्लियर है? बस इसमें एक समानता है कि दोनों जल में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, प्लाइनी द एल्डर एक वैज्ञानिक था। ये वर्गीकरण किया, अरस्तु को देखा कि चला ये रहने के आधार पे कर रहा है, चलो मतलब जल किया है, स्थल किया है, हवा तो छोड़ दिया है, ये बीच में हवा घुसेड़ दिया और अपना नाम भी किताब में लिखवा लिए। क्लियर है? ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक स्टोरी जैसे होता है बस उसी के लिए है। इन्होंने एनिमल्स को फ्लाइट यानी उड़ने वाले और नहीं उड़ने वाले वर्गों में वर्गीकृत किया। उड़ने वाले पक्षी आ गए और नहीं उड़ने वाले में हम लोग जैसे प्राणी आ गए। क्लियर है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लिनियस जो है, हम लोग पहले भी पढ़े थे बायनोमियल नोमेनक्लेचर में कि उन्होंने सेक्सुअल कैरेक्टर्स के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया था और जीवों को नाम दिया था उसने। तो लिनियस का वर्गीकरण जो है किस पे आधारित है? सेक्सुअल कैरेक्टर्स पे, मतलब लैंगिक लक्षणों पे आधारित है। तो लिनियस ने सेक्सुअल कैरेक्टर्स के आधार पर पौधों को वर्गीकृत किया। किसको वर्गीकृत किया? पौधों को, यानी कि प्लांट्स को सेक्सुअल कैरेक्टर्स के आधार पे वर्गीकृत किया। सेक्स ऑर्गेन, जो वैसे ऑर्गेन जो पौधों में जनन क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें पौधे का सेक्स ऑर्गेन कहते हैं। जैसे क्रिप्टोगेमिया, मोनोसिया, डायंड्रिया, पोलेंड्रिया। ये सब मॉर्फोलॉजी जब पढ़ेंगे, आकार की पढ़ेंगे, पुष्पों के आकार की, वहां पे ये चीज क्लियर हो जाएगा। या तो आप 10th में पढ़ेंगे पुंकेसर, स्त्री केसर, बस उसको अच्छे से लोअर पढ़ेंगे। बस आपको अभी इतना थोड़ा सा माइंड आइडिया ले लेना है। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि लिनियस ने किस आधार पर पौधों को वर्गीकृत किया? तो किस आधार पर किया? सेक्सुअल कैरेक्टर्स के आधार पर किया। अब देखिए लिनियस के कृत्रिम वर्गीकरण को यानी कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को सेक्सुअल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। लिनियस ने जो वर्गीकरण दिया था किस आधार पर दिया था? सेक्सुअल कैरेक्टर्स के आधार पर दिया था, इसलिए इसके सिस्टम को सेक्सुअल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। क्लियर है? यहां से 3 क्वेश्चन उठ सकता है। पहला, लिनियस का जो वर्गीकरण था किस आधार पर था? सेक्सुअल कैरेक्टर्स पे। और लिनियस ने किनको वर्गीकृत किया था? किनको किया था? पौधों को किया था। और लिनियस के कृत्रिम वर्गीकरण को सेक्सुअल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। 3 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए ड्रॉबैक्स ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन यानी कि कृत्रिम वर्गीकरण की कमियां। अब इसमें कमियां क्या क्या थी वो तो हम जान लें कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में एक्चुअली होता क्या है। अब हम जानेंगे कि इसमें कमी क्या है, यानी कि इसका ड्रॉबैक क्या है, यह क्यों सक्सेस नहीं हो पाया। पहला कमी देखते हैं, वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणाली में मनमाने ढंग से लिए गए, जितना टैक्सोनोमिस्ट था उसको जो मन किया वो ले लिया। मनमाने ढंग से लिए गए लक्षण प्रगतिशील, प्रतिगामी या समानांतर विकास दिखाते हैं। इसका क्या मतलब हो गया कि जो भी टैक्सोनोमिस्ट था उस समय जो भी वहां पे विकास इवोल्यूशन जो चल रहा था वह बस क्या उसी समय का नहीं देख रहा था। जैसे हम लोग अभी के समय का जनरेशन का है हम लोग, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अभी जो है पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। अभी क्या है, अभी फ्लाइंग कार वगैरह कंसेप्ट है बस, लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो फ्यूचर में क्या होगा आने वाले समय में, उस समय जब ये लोग देखेगा, ये लोग बोर्ड में पढ़ता था, कॉपी किताब रखता था, मतलब वो आश्चर्य करेगा। और हम लोग जो बताएंगे सिर्फ अपने समय के बारे में बताएंगे, मतलब सिर्फ अपने मन से जो लिए बस वही सही है। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी जीव का जो है ये लोग मनमाना ढंग से लिया, जिसको जो मन किया वो ले लिया। समानांतर विकास दिखाया कब, वो लोग का जब टाइम था तभी बस दिखाया। पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर क्या हुआ, उसका कुछ वहां पे जिक्र नहीं किया उन्होंने। इसलिए क्या हुआ, वे किसी प्रकार के प्राकृतिक संबंध को नहीं दर्शाते हैं। क्लियर है? मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, मेरा वीडियो जब भी मिले, आप यदि नए हैं तो आप शुरू से आप अभी कीजिए, क्योंकि अभी इतना देर हुआ नहीं है। बस आपका 1 सप्ताह मेहनत रहेगा, डबल मेहनत, लेकिन आप मुझे मेकअप कर लीजिएगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ हर पॉइंट पे एक ऑब्जेक्टिव निकलेगा, इतना मैं बता दे रहा हूँ। और यह नीट की दृष्टि से और स्टेट बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की दृष्टि से, चाहे सब्जेक्टिव हो, सारा चीज के लिए यह सब इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? मैं किसी भी टॉपिक को मतलब गायब नहीं करूंगा, सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप कभी नीट जैसे कंपटीशन एग्जाम में बैठे तो आपको लगे, या फिर आप कभी स्टेट बोर्ड के ही या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप देखेंगे
तो आपको लगेगा कि हाँ हमको तो कुछ ना कुछ आता ही है, क्योंकि सभी चीज तो याद रहेगा नहीं, तो मतलब कुछ ना कुछ यदि आप रिविजन अच्छे से कीजिएगा तो हिट तो जरूर करेगा। क्लियर है। अब देखते हैं ड्रॉबैक नंबर 2, मतलब कमी संख्या 2। निकट संबंध वाले जीव को, जिसका निकट संबंध था वैसे जीवों को अलग अलग समूह में विभाजित कर दिया जाता है। मीन्स क्या होगा, जो उसका जो निकट रूप से संबंधित है वैसे जीव को भी एक समूह में न रखकर अलग अलग समूह में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे कि घोड़ा, चमगादड़, व्हेल, इन लोग का क्या है, आप पढ़िएगा इसको 12th क्लास में इवोल्यूशन चैप्टर में, तो वहां पे क्या है, इसका जो लोग का अग्रपाद है, मीन्स अग्रपाद बोले तो अग्रपाद पश्चपाद, हम लोग का 2 जोड़ी होता है। हम लोग का जैसे घोड़ा में क्या होता है, एक तो हो गया आगे का पैर, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है तो कॉमेडी नहीं कर दीजिएगा। एक तो हो गया आगे वाले पैर, एक हो गया आगे वाला पैर, ये क्या हो गया आपका अग्रपाद हो गया, दूसरा पश्चपाद हो गया। तो ये जब छोटा रहता है घोड़ा, जब भ्रूण में रहता है, एम्ब्रियो स्टेज में रहता है, तो इन लोग का क्या है, जहां से ये अग्रपाद बनता है जिस भाग से, वो भाग सब में समान पाई जाती है। लेकिन क्या होता है, समय के साथ जब वो बड़े हो जाते हैं तो इसका अग्रपाद किसमें काम आता है, दौड़ने में काम आता है। चमगादड़ का अग्रपाद किसमें काम आता है, वो पंख में कन्वर्ट हो जाता है तो उड़ने में काम आता है। और व्हेल का वो क्या बोलते हैं, जो फिन बन जाता है वह उसको तैरने में सहायता करता है। क्लियर है। अब ड्रॉबैक नंबर 3 में देखते हैं, आर्टिफिशियल वर्गीकरण की कमियां में हम लोग चल रहे हैं। तो उसमें कमी नंबर 3 है, विभिन्नता होने के बावजूद एक ही समूह में रखा जाता है। पहले तो हम लोग देखिए कि जो समान जिसमें समानताएं हैं वो भी क्या है, अलग अलग समूह में रखे गए हैं, उनको भी एक समूह में रखा गया है। और दूसरा क्या है इसमें कि यदि उनमें विभिन्नताएं हैं उसके बावजूद वो क्या है, एक ही समूह में रखे गए हैं। जैसे कि पक्षी, चमगादड़, कीट, इन तीनों को हो सकता है कि लक्षण लिया गया हो कि ये तीनों उड़ते हैं, उस आधार पे दिया गया होगा। लेकिन इनका तीनों का जो है जो लक्षण है वो अलग अलग है। क्लियर है। अब नंबर 4, कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली में प्रयुक्त लक्षण पर्यावरण में परिवर्तन के साथ बदल जाते हैं। मीन्स जो लक्षण कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली में यूज होते हैं, जब उनमें पर्यावरण में चेंजिंग आता है उसके साथ वो बदल जाते हैं। जैसे मूली का परिपक्वन समय, मतलब मूली का तैयार होने का समय, यदि पर्यावरण हो सकता है कि हम लोग का यहाँ पे कैसा समय चलता है, सीजनली, मतलब सीजन टू सीजन चेंज होता है समय के साथ, तो वहाँ पे मूली के लिए जो आता है उसका अनुकूल जो मौसम आता है वो वर्ष में एक बार आता है। तो मेरा मूली क्या होगा, वर्ष में एक बार ही तैयार होगा। तो जब वर्ष में जो फसल एक बार तैयार हो वैसे फसलों को वार्षिक फसल कहते हैं। तो मूली यहाँ पे कैसा शो करेगा कि वो एक वार्षिक फसल है। लेकिन कहीं पे क्या है कि उसके ऐसा वातावरण उसको वर्ष में 2 बार मिल जा रहा है, मतलब वहां पे उसको 2 बार उगाया जा सकता है। तो मूली क्या है, 2 बार मतलब वर्ष में 2 बार तैयार होता है, तो उसको द्विवार्षिक बोलते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा, बाय एनुअल। क्लियर है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5, वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणाली जीवों के मध्य प्राकृतिक संबंध नहीं दर्शाती है। सही बात है, क्योंकि जो भी टैक्सोनॉमिस्ट वो अपना क्या किया, वर्तमान में देखा, और वर्तमान में जैसा देखा वैसा उसने वर्णन कर दिया। न पास्ट से उसको मतलब था, न फ्यूचर का कोई चिंता था, बस उसको तो बस अपना वर्तमान का करना था। तो क्या हो गया, वो प्राकृतिक संबंध नहीं दर्शाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे कमी क्या हो गया, ड्रॉबैक्स ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन या प्राकृतिक वर्गीकरण। वर्गीकरण की इस प्रणाली में जीवों की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है जो उनके प्राकृतिक संबंधों के बारे में जानकारी देता है। मीन्स क्या हो गया, वर्गीकरण का जो सिस्टम है इसमें जीव का जितना भी संभव हो सके उसके गुणों को यानी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उसको वर्गीकृत किया जाता है, जो कि क्या किसमें लाभदायक होता है, उसके प्राकृतिक संबंधों को दर्शाने के लिए। एक बार फिर से डिफिनेशन पढ़ देता हूं। वर्गीकरण की इस प्रणाली में जीवों की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है जो उनके प्राकृतिक संबंधों के बारे में जानकारी देता है। क्लियर है।
मीन्स इसमें ओवरऑल जितना भी प्रॉपर्टीज है, विशेषता है, या कह ले या गुण कह ले या लक्षण कह ले, इनमें सब इंक्लूड होता है। तो ये क्या होता है, प्राकृतिक संबंध यानी कि नेचुरल रिलेशनशिप जीवों के बीच दिखाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, इस पद्धति में उन लक्षणों को लिया जाता है जो प्रकृति में कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। हमने क्या रखा था आर्टिफिशियल में, यहाँ पे ऐसे लक्षण जो लिए जा रहे थे जो समय के साथ या वातावरण के साथ वो बदल जा रहे थे, जैसे उसमें चेंजिंग हुआ तो ये भी बदल गए। लेकिन जो हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन है, इसमें क्या किया जाता है, ऐसे ही लक्षणों को लिया जाता है जो क्या हो, प्रकृति में अस्थायी हो, मतलब वो क्या हो, समय बदले, चाहे वातावरण बदले या पर्यावरण या मौसम, वो चेंज नहीं होंगे। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब नेक्स्ट पॉइंट्स में देखते हैं हम लोग, नेचुरल क्लासिफिकेशन में चल रहे हैं हम लोग। इसमें जीवों के आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी, शारीरिकी, कोशिकीय लक्षण, शारीरिकी लक्षण, प्रजनन, शरीर विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी, साइटोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री व प्रायोगिक वर्गीकरण भी शामिल है। मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है, सभी विशेषताओं को लिया जाता है, तो इन सभी क्षेत्रों का इसमें वर्णन मतलब अध्ययन करके इसमें क्लासिफिकेशन दिया जाता है। क्लियर है। मतलब कोई भी विशेषता छूटनी नहीं चाहिए। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक समूह में समानांताओं वाले जीवों की अधिकतम संख्या तथा अन्य समूहों के साथ तुलनात्मक अंतर में सहायता मिलती है। इसका क्या मतलब हो गया कि जो समानता वाले जीव है वो कोशिश किया जाता है कि वो अधिकतम संख्या में एक ही समूह में उपस्थित रहे। जो समान संख्या में है वो एक समूह में रहेंगे, जो अलग विशेषता वाले हैं वो अलग समूह में, तथा उनके बीच तुलनात्मक अंतर करने में उनको क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। क्लियर है। जैसे देखते हैं हम लोग स्तनधारियों में क्या होता है, हम लोग किसको जानते हैं, स्तनधारी यानी कि ममेलिया। स्तनधारी यानी ममेलिया में स्तन ग्रंथि यानी दुग्ध ग्रंथियां या स्तन ग्रंथियां बोल लीजिए, इनके शरीर पर बाल होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 4 कक्षीय हृदय या 4 कोष्ठीय हृदय या फिर 4 चैम्बर्ड हार्ट बोलेंगे। और कैसे होते हैं, गर्म रक्त के होते हैं यानी कि वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड मतलब ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, मतलब ये अपना ऊर्जा जो खर्च करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्गीकरण की इस प्रणाली में आंतरिक और बाहरी लक्षणों के अध्ययन के माध्यम से समरूपता को सामने लाया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जीव का जैसा है आंतरिक यानी कि एनाटॉमी और बाहरी लक्षण यानी कि मॉर्फोलॉजी, दोनों का स्टडी होता है इसमें, और उसके आधार पर हम क्या करते हैं, जीवों को वर्गीकृत करके उनमें क्या समरूपता आती है। क्लियर है। अब देखिए पहला है विविपेरी यानी कि युग्मनज। ये आपके कुछ टर्म्स हैं। विविपेरी के मतलब युग्मनज हो गया। विविपेरी मतलब जो युग्मनज यानी कि जो क्या बोलते हैं, जिनका जो भ्रूण होता है या किससे होता है, युग्मनज से उत्पन्न होता है। और ओविपेरी मीन्स जो अंडज होता है, मतलब वो अंडा देते हैं, वो मतलब बच्चा नहीं देते सीधा, पहले अंडा देते हैं फिर जाके बच्चा देते हैं। लेकिन विविपेरी क्या होता है, युग्मनज होता है, उसके भ्रूण में पलता है, बढ़ता है, फिर आके जब इस दुनिया में आता है, डिलीवर होता है, तो वो कैसा होता है, वो सीधा डायरेक्ट बच्चा होता है, वो अंडा नहीं होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट एक सब टॉपिक है होमोलॉजी। मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहाँ पे आप जो भी पढ़िएगा सोचिएगा नहीं कि यहाँ पे यदि याद नहीं हुआ हमको तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जहाँ पे एक चीज जो आ गया वो आपके सिलेबस में दोबारा से वो चीज आएगा। होमोलॉजी आपका लास्ट चैप्टर में भी आया था, अभी वो फिर से आया है, तो यहाँ पे इसका स्टडी देखते हैं हम लोग क्या है। तो होमोलॉजी तुलनात्मक संरचनाओं का अध्ययन है। मीन्स जहाँ पे तुलनात्मक संरचनाओं का अध्ययन क्या कहलाएगा, होमोलॉजी। मतलब वह साइंस जिसमें संरचनात्मक जो होता है वो उनके बीच तुलना किया जाता है, तो उनको होमोलॉजी कहते हैं। जैसे विभिन्न कशेरुकियों यानी कि वर्टिब्रेट्स के अग्रभाग में एक पेंटाडक्टाइल संरचना होता है, परंतु इनका विभिन्न जीवों में कार्य भिन्न होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा जो वर्टिब्रेट्स है, कशेरुकी है,
उसमें क्या होता है, उसका बोलते हैं आगे का जो अग्रपाद है उसका संरचना सेम होता है, परंतु इनका विभिन्न जीवों में कार्य भिन्न होता है। मतलब स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन फंक्शन क्या होता है, अलग होता है। जैसे मनुष्य का अग्रपाद मतलब क्या हो गया, हाथ हो गया, ये क्या करता है, किसी भी चीज को पकड़ने का कार्य करता है। घोड़े में दौड़ने का कार्य करता है। पक्षी चमगादड़ में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पंख में, तो उसमें उड़ने का कार्य करता है। इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि इन लोग का जो उत्पत्ति है वो क्या है, समान है, वो संरचना समान है, परंतु जीव में, विभिन्न जीव में इसका कार्य बदल जाता है। जैसे मनुष्य में किसी चीज को पकड़ो, घोड़ा में दौड़ा और पक्षी में उड़ा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कई अन्य तरह की संरचनाएं हैं जिनसे तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। हम लोग सिर्फ अग्रपाद को नहीं लेके किसी और भी संरचना को हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि हृदय हो गया, मस्तिष्क हो गया, इनसे भी हम किसी का तुलनात्मक अध्ययन यानी कि कंपेरेबल स्टडी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, होमोलॉजी इंगित करती है कि विभिन्न कार्यों के अनुरूप विभिन्न समूहों में प्रत्येक अंग या संरचना कैसे विकसित हुई है। मीन्स होमोलॉजी ये बताता है हम लोगों को कि विभिन्न जीवों में विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न समूहों से प्रत्येक अंग या संरचना कैसे विकसित हुई है। मतलब हम लोग का क्या था, अग्रपाद, शुरू में हम लोग पक्षी, चमगादड़, मनुष्य, घोड़ा, ये सब का क्या था, स्टार्टिंग में एम्ब्रियो स्टेज में अग्रपाद लोग का सेम था। जब सेम था एम्ब्रियो स्टेज में, तो जैसा जैसा फंक्शन हुआ उसका वैसे वैसे वो लोग विकसित किया। घोड़ा में क्या हुआ, वो दौड़ने के लिए बन गया, पक्षी में, मनुष्य में हाथ के रूप में आगे पकड़ने के लिए, और पक्षी में वही चीज पंख बन गया, मतलब उड़ने के लिए। तो मतलब जो होमोलॉजी है यह भी इंडिकेट करती है कि जैसा काम होगा वैसे वो अंग विकसित होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बायोकेमिकल्स के मामले में भी होमोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। यदि हम बायोकेमिकल्स यानी कि जैव रासायनिक का स्टडी करेंगे तो उसमें भी होमोलॉजी को देखा जाएगा। मतलब क्या हो गया कि जीवों में जो रसायन पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, जैव रसायन या बायोकेमिकल्स। उसमें भी होमोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। होमोलॉजी का मतलब क्या हो गया, तुलनात्मक अध्ययन। तो किस आधार पर करेंगे हम, रसायनों के आधार पर। किसमें, जीवों में पाए जाने वाले रसायन यानी कि बायोकेमिकल्स। तो बायोकेमिकल्स के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, उसको बायोकेमिकल्स होमोलॉजी कहेंगे। इसे आणविक समरूपता या मॉलिक्यूलर होमोलॉजी कहा जाता है। जब हम होमोलॉजी का अध्ययन बायोकेमिकल्स के आधार पर करेंगे तो उसको हम आणविक समरूपता या मॉलिक्यूलर होमोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे हम आरएनए देखते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए देखते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन का तुलनात्मक अध्ययन उनकी समानताओं और असमानताओं के लिए किया जाता है। मतलब किसी जीव का हम स्टडी कर रहे हैं, मान लिया कोई मेरा जीव है ए, कोई है बी, तो हम ए का डीएनए को देखेंगे और इधर बी का डीएनए को देखेंगे। तो जब दोनों बीच तुलनात्मक अध्ययन होगा तो किस लेवल पे हो रहा है, आणविक स्तर पे हो रहा है, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है। तो यह क्या हो गया मेरा, यह हो गया मेरा मॉलिक्यूलर होमोलॉजी, या नहीं तो आणविक समरूपता। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कुछ होमोलॉजी का ही पॉइंट है, कुछ बायोकेमिकल्स विशिष्ट समूहों पाए जाते, मतलब कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स में पाए जाते, जैसे कि चुकंदर की जड़ और संबंधित पौधों में बीटा साइनिन पाया जाता है। क्या मतलब क्या, जो चुकंदर जैसे पौधे हैं उनमें उनकी जड़ों में क्या मिलता है, बीटा साइनिन। साइनिन जहाँ आया, साइनिन इसका अर्थ होता है वर्णक यानी कि रंग। मतलब जो चुकंदर का रंग लाल टाइप से होता है वो किसके कारण होता है, वो उसमें उपस्थित बीटा साइनिन के कारण होता है। अब नेक्स्ट सब टॉपिक है होमोलॉजी के साथ, छोटा टॉपिक है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी का डिफिनेशन शुरू में देख लेते हैं हम लोग। जीव विज्ञान की वह शाखा जो वर्गीकरण में रसायनों के अध्ययन का उपयोग करती है कीमोटैक्सोनॉमी कहलाती है। मतलब बायोलॉजी का वह ब्रांच जो टैक्सोनॉमी के लिए क्या करे, केमिकल स्टडी ऑफ केमिकल्स का यूज करे। मीन्स जीव विज्ञान की वह शाखा जो वर्गीकरण में रसायनों के अध्ययन का उपयोग करती है उसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, प्राकृतिक संबंधों को जानने के लिए गुणसूत्रों की संख्या भी जरूरी होती है और आकारिकी भी
इंपॉर्टेंट होती है। 19वीं सदी के दौरान टैक्सोनोमिस्ट जो वर्गीकृतविद थे, जो टैक्सोनॉमी का कार्य करते थे, वर्गीकरण के लिए रूपात्मक यानी कि मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल लक्षणों पर आश्रित थे, क्योंकि उसमें क्या था, कई तुलनात्मक अध्ययन उपलब्ध था ही नहीं। मतलब पहले से कोई अध्ययन, मतलब क्या अपना दिया ही नहीं है कोई जो होता है रिपोर्ट, तो किससे हम तुलना करेंगे। तो मतलब जो लोग पूरा निर्भर था किस पे था, उसका मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पे निर्भर था। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने अपने 3 खंड वाले पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम में उच्च पौधों यानी कि फेंड्रोगेम के वर्गीकरण को कृत्रिम प्रणाली में प्रस्तुत किया था। ये फेंड्रोगेम क्या है, ये हम लोग मॉर्फोलॉजी में क्लियर करेंगे। बस अभी आप थोड़ा सा याद रख लीजिए कि जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर कौन सा किताब लिखा था, जेनेरा प्लांटेरम। उसमें कितना खंड था, 3 खंड था। उसमें उच्च पौधों का वर्गीकरण को किसमें प्रस्तुत किया था, आर्टिफिशियल सिस्टम से प्रस्तुत किया था। बेंथम एंड हुकर किसमें, जो बॉटनिकल गार्डन्स होता है, जो रॉयल बॉटनिकल गार्डन्स था, जो सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, उसमें भी ये नेचुरल क्लासिफिकेशन का यूज करते हुए वहां पे प्लांट्स को लगाए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ये पॉइंट आपका कीमोटैक्सोनॉमी का नहीं है, यह पॉइंट जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन पे चल रहे हैं, तो उसी का ही नेक्स्ट पॉइंट है। वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली न केवल प्राकृतिक संबंधों को सामने लाती है, बल्कि जीवाश्मों सहित सभी आंकड़ों की सहायता से जीवों के फाइलोजेनी का भी अध्ययन करती है। फाइलोजेनी किसी को याद है, फाइलोजेनी का मतलब हो गया जिसमें विकासीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कई बॉटनिस्ट का यह मानना है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन में आवश्यक रूप से फाइलोजेनेटिक ट्रेंड्स को फॉलो नहीं किया गया, मतलब शामिल नहीं किया गया है, जबकि जूलॉजी में नेचुरल क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनेटिक्स और इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को ध्यान में रखा गया है। मतलब क्या है कि जो बॉटनी वाले हैं वो उनका कहना है कि फाइलोजेनेटिक और इवोल्यूशन उनके जो वर्गीकरण है उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक ही है, नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन से कैसे अच्छा है। तो पहला पॉइंट है कि इसमें केवल संबंधित जीवों को एक समूह में रखा जाता है। मतलब क्या है, जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है इसमें केवल संबंधित जीवों को ही एक समूह में रखा जाता है, जबकि आर्टिफिशियल में ऐसा नहीं था। पॉइंट नंबर 2, यह जीवों के बीच प्राकृतिक संबंधों को सामने लाता है। क्लियर है। नंबर 3, यह कई लक्षणों के आधार पर समानताएं लाता है। मतलब एक से ज्यादा लक्षणों का ये उसके आधार पर अध्ययन करता है, उसके आधार पर यह समानताएं दिखाता है। नंबर 4, यह प्रणाली और संबंधित जीवों को एक साथ आने से रोकती है। मतलब यह सिस्टम जो है एक साथ, जो एक ग्रुप के नहीं, मतलब एक संबंधित नहीं है, वैसे जीवों को एक साथ आने से रोकती है। क्लियर है। हमारा जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, यह प्रणाली फाइलोजेनेटिक संबंधों यानी विकास संबंधों तथा विभिन्न टैक्सा की उत्पत्ति को भी बतलाता है। क्लियर है। इसलिए दुनिया भर में जितना भी हर्बेरिया या हर्बेरियम है उसमें इसी का यूज किया जाता है। आपको मैंने पिछले पॉइंट में बताया था कि जॉर्ज बेंथम हुकर जो थे रॉयल बॉटनिकल गार्डन में जो बनाया गया था उसमें नेचुरल क्लासिफिकेशन का यूज करके ही बनाया गया है, और जितना भी दुनिया भर में हर्बेरिया है उसमें नेचुरल क्लासिफिकेशन का ही यूज होता है। क्लियर है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है, हम लोग का अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वर्गीकरण की आर्टिफिशियल और नेचुरल क्लासिफिकेशन में अंतर, मीन्स डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो हम लोग यहाँ पे अंतर देखते हैं। तो आपका लेफ्ट साइड जो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, मतलब कृत्रिम वर्गीकरण है। दोनों में से पॉइंट वाइज बना के हमने डिफरेंस किया है। तो पहला देखते हैं आर्टिफिशियल का। कृत्रिम वर्गीकरण 1 या 2 रूपात्मक लक्षणों का अध्ययन करती है। मीन्स जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है बस 1 या 2 ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेती है अपने वर्गीकरण के अध्ययन के लिए। क्लियर है। अब जबकि नेचुरल क्लासिफिकेशन में देखते हैं कि इसमें जीवों के समूह के निर्धारण के लिए कई रूपात्मक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। आर्टिफिशियल में क्या था,
केवल एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए जाते थे, जबकि नेचुरल में क्या है, एक साथ कई रूपात्मक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है। अब पॉइंट नंबर 2 आता है, यह व्यवहार और आवास को वर्गीकरण के मानदंड के रूप में उपयोग करता है। मीन्स हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, उसमें उसका बिहेवियर, हैबिट एंड हैबिटेट को वर्गीकरण के मानदंड के रूप में उपयोग करता है, मतलब इसके आधार पे यह वर्गीकरण करता है। जबकि नेचुरल क्लासिफिकेशन में व्यवहार तथा आवास को कभी भी वर्गीकरण के मानदंड के रूप में, नेचुरल क्लासिफिकेशन में व्यवहार तथा आवास को वर्गीकरण के मानदंड के रूप में कभी भी उपयोग नहीं किया जाता है। क्लियर है। अब पॉइंट नंबर 3, यह होमोलॉजी का अध्ययन नहीं करता, मतलब आर्टिफिशियल सिस्टम में होमोलॉजी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जबकि नंबर 3 नेचुरल क्लासिफिकेशन, यह मॉर्फोलॉजी मतलब आकारिकी, एनाटॉमी शारीरिकी, साइटोटैक्सोनॉमी मतलब जो कोशिकीय संरचना होती है उसके आधार पे, और मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी यानी कि बेसिक जो आणविक लेवल है उस पे, जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए सब हो गया, उस पे आदि सभी लक्षणों में होमोलॉजी का अध्ययन करता है। इसका क्या मतलब हो गया कि यह जो है मॉर्फोलॉजी के आधार पर भी होमोलॉजी का अध्ययन करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि मॉर्फोलॉजी के आधार पर होमोलॉजी का अध्ययन, मतलब होमोलॉजी का क्या मतलब हो गया, जब हम किसी का तुलनात्मक रूप मतलब तो किसी का तुलना करेंगे, ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी का बात हो गया। तो बात हो गया कि यहाँ पे कोई स्पीसीज है ए, कोई स्पीसीज है बी, कोई है सी, कोई है डी, तो इतने सारे जीव है यहाँ पे हमारे सामने। तो क्या होगा, हम इसका मॉर्फोलॉजी भी लिए, इसका भी लिए, इसका भी लिए, सभी का क्या लिए, मॉर्फोलॉजी, और सबका तुलना किए। जबकि कृत्रिम वर्गीकरण में ऐसा तुलना नहीं किया जाता था, वहां बस देखा कि हाँ इसका 4 पैर है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, रख दो सबको एक समूह में कि हाँ 4 पैर वाले जीव एक समूह में आ गए। लेकिन जब नेचुरल क्लासिफिकेशन बात करते हैं तो हम उसका सारे कैरेक्टर्स देखते हैं, चाहे मॉर्फोलॉजिकल हो, चाहे एनाटॉमिकल हो, चाहे वो साइटोटैक्सोनॉमी हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी हो। मतलब हमारा कोशिश रहता है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग कैरेक्टर्स का उसमें स्टडी करके उसको अच्छे से विभेदित करें, ताकि जो हमारा वर्गीकरण हो वह सुस्पष्ट और क्लियर हो। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन में देख रहे हैं डिफरेंस। हमने 3 पॉइंट देख लिया है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4। आर्टिफिशियल के पॉइंट नंबर 4 में पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा है, यह प्राकृतिक संबंध या फाइलोजेनी के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। इसका क्या मतलब हो गया कि जो हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है इसमें कोई भी प्राकृतिक संबंध या फाइलोजेनी के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। क्लियर है। फाइलोजेनिक का क्या अर्थ है यहाँ पे, विकासीय संबंध। आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि कोई भी चीज बार बार रिवीजन होगी, बार बार रिपीट होगी। यदि आप उस चीज को याद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर में कभी याद नहीं होगा। इसलिए आप जैसे जो वर्ड नया वर्ड आए उस चीज को वहीं का वहीं उसको याद कीजिए और उसको आगे अप्लाई कीजिए। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन के पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। यह प्राकृतिक संबंध व फाइलोजेनी दोनों से संबंधित जानकारियां देता है। मीन्स क्या है, जो हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन है यह आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की अपेक्षा में प्राकृतिक संबंध और फाइलोजेनी दोनों बताता है। यानी कि प्राकृतिक संबंध और उसका विकासी संबंध दोनों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। कौन, नेचुरल क्लासिफिकेशन। नंबर पॉइंट 4 क्लियर है सबका। अब आता है पॉइंट नंबर 5 में, क्षेत्र में जीवों की पहचान के लिए यह प्रणाली काफी लाभदायक है। क्षेत्र यानी कि क्या हो गया, आप कहीं पे जाते हैं, किसी फील्ड या किसी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ क्या है, जीवों की पहचान के लिए यह प्रणाली काफी लाभदायक है। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में जो जैसा दिखा वैसा हमने उसका वर्णन कर दिया, उसको वैसे ही वर्गीकृत कर दिया। तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग कभी क्षेत्र पे जाए, मान लिया वहाँ पे हम लोग बाघ ही देख लिए, तो बाघ देख लिए तो हम लोग उसके बारे में तो बता ही सकते हैं कि टाइगर कैसा होता है। मान लो सपोज दैट जंगल गए, वहां पे टाइगर देख लिए, तो टाइगर देखे तो उसको क्या देखे हम लोग कि एक तो उसका 4 पैर है, 4 लेग्स है, ऊपर से कैसा है वो मांस खा रहा था किसी हिरण को मार के, तो कैसा था, कार्निवोरस था। मतलब जो दिखा हमको बस बिना दिमाग लगाए उसको लिख दिए। तो इससे क्या होता है कि
हम लोग के क्षेत्र में जीवों के पहचान के लिए यह प्रणाली काफी हेल्पफुल होती है। वही जबकि हम नेचुरल क्लासिफिकेशन में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जब क्षेत्र में जब त्वरित पहचान के लिए जाते हैं तो हम लोग आर्टिफिशियल कीज का उपयोग करते हैं, मीन्स आर्टिफिशियल सिस्टम का ही कीज का उपयोग करते हैं। कीज आपको मैंने बताया था कि दो तुलनात्मक विकल्प दिए जाते हैं किसी भी जीव से संबंधित। क्लियर है? जब जो तुलनात्मक लक्षण दिए जाएंगे विकल्प के रूप में तो उसमें से किसी एक को चुनना होता है। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन में जब क्षेत्र के लिए जाता है तो वहाँ त्वरित पहचान के लिए हम लोग आर्टिफिशियल की का उपयोग करते हैं, क्योंकि इस प्रणाली का उपयोग क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता। आप यदि सोचिएगा कि नहीं, हम आर्टिफिशियल की का यूज नहीं करके हम क्या करेंगे, जो नेचुरल क्लासिफिकेशन बोलता है हमको, हम तो वही करेंगे। तो क्या होगा कि हम तो मॉर्फोलॉजिकल यानी आकार की कुछ हद तक तो संभव है, लेकिन शारीरिक हमको क्या उसका कोशिका संरचना दिख पाएगी? नहीं ना। उसका प्रजनन जो होता है तो उसका युग्मक निर्माण होता है, वो सब देख पाएंगे क्या? नहीं ना। बस उसके आकारिकी को कुछ हद तक हम लोग देख सकते हैं और उसको वर्णन कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है इसमें सभी दृष्टिकोण से देखा जाता है, इसलिए सिर्फ हम आकारिकी को देखेंगे तो वो क्या होगा, नेचुरल क्लासिफिकेशन से बेईमानी होगा। मतलब हम नेचुरल क्लासिफिकेशन का उपयोग क्षेत्रों में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, इसमें पूरा डिटेलिंग हमको देखना पड़ता है। उसका आकारिकी हो, चाहे शारीरिकी हो, चाहे उसका फिजियोलॉजिक कैरेक्टर्स हो या साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो, सारा चीज देखना पड़ता है। तो हमारा यह फील्ड में क्या है, हेल्पफुल नहीं है। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, आर्टिफिशियल कीज का उपयोग करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको आर्टिफिशियल और नेचुरल क्लासिफिकेशन में अंतर समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो आपसे मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि आप जहां भी पढ़ें, आप अपना सिलेबस को आप याद कीजिए कि मेरा सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा चैप्टर्स है, कौन सा यूनिट है। तो जब सारी जानकारी आपके माइंड में फिट रहेगी तो इससे आपको क्या हेल्प मिलेगा कि मैंने क्या पढ़ा है अभी तक और अभी मेरे को आगे क्या पढ़ना है, या फिर कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं। और एक होता है ना कि सिस्टमेटिक जाने से क्या होता है कि हम लोग को पढ़ने में मजा आता है और उस चीज को मतलब लाइनअप सोचने में, जैसे कि अभी पहले हम ये पढ़े, उसके बाद ये वाला टॉपिक आया, उसके बाद ये वाला टॉपिक आया, इस तरह हिसाब से हम लोग जाते हैं तो हमारे लिए अच्छा होता है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप जहाँ भी रहिए अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। ठीक है तब, थैंक यू, जय हिंद।